हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमी क्लासेज। अतुल एकेडमी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप इस क्लासेज को आगे बढ़ाइए, देखिए, और इसमें आपको अल्कोहल, ईथर और फिनाल के बारे में चैप्टर बताया जा रहा था। आपको फिनाल और अल्कोहल बता चुका हूँ। आज ईथर के बारे में आपसे बताना है। ईथर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आप लोगों से कराया जाएगा, ठीक है ना। ईथर क्या होता है, ठीक है ना। ईथर किसे कहते हैं? देखो, ईथर जब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी अलग अलग कार्बन द्वारा पूरी होती है तो उसे ईथर कहते हैं। क्या बोला मैंने? जब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी अलग अलग कार्बन द्वारा पूरी होती है तो उसे ईथर कहते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर CH3 OCH3 मेथिल ईथर, या आप लिख सकते हो डाई मेथिल ईथर। आया? कन्फर्म हुआ? ईथर आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखीय ईथर, दूसरा चक्रीय ईथर। रेखीय ईथर में से ओपन चेन वाले जो होते हैं रेखीय ईथर, और चक्रीय ईथर में ऑक्सीजन कार्बन से इस प्रकार से जुड़ा हो मानो चक्र बना रहा हो, है ना, मानो चक्र बना रहा हो। जैसे देखो, ईथर आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है? रेखीय ईथर या खुला चैन। रेखीय ईथर या क्या है? ओपन चैन। ओपन चैन ईथर। अगला होता है चक्रीय ईथर। क्या है? चक्रीय ईथर या क्लोज चैन। क्लोज चैन, ठीक। तो आपको मालूम है ईथर किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी अलग अलग कार्बन द्वारा पूरी हो उसे ईथर कहते हैं। अब इसमें मैंने बताया रेखीय ईथर, चक्रीय ईथर में। चक्रीय ईथर जैसे आप देखोगे एथिलीन ऑक्साइड बोलते हैं, या इसे एपॉक्साइड भी बोलते हैं। देखो, यानी कि जब ऑक्सीजन इस प्रकार से कार्बन से जुड़ा हो कि मानो चक्र बना रहा हो, ऐसे ईथर को हम लोग क्या कहते हैं? चक्रीय ईथर। जैसे एपॉक्साइड है, एथिलीन एपॉक्साइड, या इसे हम लोग एथिलीन ऑक्साइड भी बोलते हैं। देखो, एथिलीन ऑक्साइड भी बोलते हैं, या इसे एपॉक्साइड भी बोलते हैं, है ना। एपॉक्सी एथेन 1 2 एथॉक्सी, एपॉक्सी एथेन बोलोगे 1 2 ऐसा लिख सकते हो, एपॉक्सी एथेन बोलते हो। इस तरीके से ये आपको मालूम है ईथर, ठीक है ना। पहला सवाल। अब यहाँ पर देखेंगे जो रेखीय ईथर भी दो प्रकार का, चक्रीय ईथर भी दो प्रकार का होता। अब इन्हीं पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे, देखें, देखेंगे पहला चीज मैंने क्या बोला? रेखीय ईथर आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। रेखीय या ओपन चैन ईथर, रेखीय ईथर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। ओपन चैन ईथर कौन कौन से होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 क्या होता है? सिमेट्रिकल ईथर, यानी सममित ईथर। सममित ईथर। और दूसरा अनसिमेट्रिकल ईथर, अर्थात असममित ईथर। ध्यान देते जाइएगा इसमें।
ठीक है ना। अब इसमें सवाल होता है सममित ईथर क्या होता है और असममित ईथर किसे कहते। क्वेश्चन आ चुका है, किताब में दिया गया। सममित ईथर का मतलब क्या होता है, सुनो भाई। जब कार्बन के ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह समान हो, है ना। क्या बोला मैंने, जब ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह समान हो, उसे क्या कहते, सममित ईथर। जैसे डाई मेथिल ईथर है या मेथॉक्सीमेथेन, आप देखोगे इसे दो बराबर भागों में बांट लोगे कि नहीं बांट लोगे। देखो इधर भी CH3 और इधर भी CH3, दोनों तरफ बराबर एल्किल समूह है। इसी रूप में आप देखोगे, जैसे देखो यहाँ पर देखो अगला, जैसे डाईमेथिल ईथर है, आप देखोगे डाईएथिल ईथर, जैसे CH3 CH2 O CH2 CH3, देखो इधर भी दो कार्बन और इधर भी दो कार्बन, दोनों समूह समान है, इस नाते से कहते हैं सममित ईथर। जैसे आपको मालूम है डाई एथिल क्या है, ईथर, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। तो आपको मालूम है, यहाँ लिखा हूँ देखिए डाई एथिल ईथर। तो आपको चीज मालूम है, इधर भी ये दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान एल्किल समूह जुड़े हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सममित ईथर कहते हैं। कन्फर्म हुआ। अगला होता है असममित ईथर। दूसरा क्या है, असममित ईथर किसे कहते हैं, ये भी सुन लीजिए भाई। असममित ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है, जब ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हो। जा ध्यान देना, जैसे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मेथिल है, यहाँ पर एथिल है, असमान समूह जुड़ गया। स्पष्ट हुआ, असमित असमान। जब उसमें असमान समूह जुड़ जाता हो, सेम ग्रुप ना होता हो, डिफरेंट ग्रुप जुड़ता हो, तो ऐसे ईथर को हम लोग क्या कहते हैं, असममित ईथर कहते हैं। जैसे देखो एथिल मेथिल ईथर या मेथिल एथिल ईथर, ऐसा लिख सकते हो। देखो मेथिल एथिल ईथर आया, तो ये आपका क्या असममित ईथर है। इसी तरीके से आप देखोगे, जैसे यहाँ और एक चीज़ देख लो, जैसे CH3 CH2 CH2 O CH2 और CH3, इधर दो कार्बन है, इधर तीन कार्बन है। एथिल प्रोपिल ईथर, एथिल क्या है, प्रोपिल, ये सामान्य नाम लिख रहा हूं, एथिल प्रोपिल ईथर। आपको मालूम है कि सममित और असममित ईथर क्या होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस किया गया, ठीक है ना। अब सवाल होता है, आगे आइए, ईथर का जो सामान्य जो रेखीय ईथर होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये भी सुनिएगा। रेखीय ईथर का अणुसूत्र जो होता है CnH2n+2O होता है ना। ये इसके दो फंक्शनल आइसोमर होते हैं,
एक होता है ईथर, दूसरा होता है एल्कोहल, है ना। ये दोनों के सूत्र समान होते, इसी नाते से इस अणुसूत्र वाले यौगिकों को इकट्ठा करके एल्कोहल, ईथर और फिनाल आपको पढ़ाया जा रहा था, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये दोनों का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2O, बात कन्फर्म। ये ईथर का भी होता है, एल्कोहल का, लेकिन ये रेखीय ईथर का होता है, चक्रीय ईथर का नहीं, ध्यान देना। चक्रीय ईथर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आया, अब इसमें आइएगा, जो ईथर जो होते हैं ये आपके दो प्रकार के समावयवता दिखाते हैं। कौन कौन दिखाते हैं? एक तो आपका श्रृंखला समावयवता दिखाता है, क्या है? नंबर 1 श्रृंखला समावयवता दिखाता है, और नंबर 2 क्या होता है? मध्यावयवता, मेटामेरिज्म, मध्यावयवता, है ना। तो आपके दो प्रकार के समावयवता दिखाते हैं, एक श्रृंखला समावयवता दिखाता है और दूसरा मध्यावयवता दिखाता है, ठीक है ना। इस अणुसूत्र के दो क्रियात्मक समावयवी होंगे, नंबर 1 ईथर, दूसरा एल्कोहल। ईथर के दो समावयवी होंगे, नंबर 1 श्रृंखला, दूसरा क्या होता है? मध्यावयवता। जैसे आप देखोगे श्रृंखला और मध्यावयवता की बात मैं करता हूँ, यहाँ पर सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा, ठीक है ना। देखो, जैसे देखो, अगर क्वेश्चन दिया गया C4H10O के कुल कितने ईथर समावयवी होंगे? ईथर किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी अलग अलग कार्बन द्वारा पूरी होती हो, अलग अलग एल्किल समूह द्वारा पूरी होती हो, तो उसे हम लोग क्या कहें? ईथर कहते हैं। अब कितने कार्बन हैं? देखो, ये तो आपका ईथर बन सकता है, देखो जैसे CH3 यहाँ पर कर दें, यहाँ पर C3H7 कर दें, है ना। मेथॉक्सी प्रोपेन आपका IUPAC नाम होता है, जिधर से छोटे उच्च कार्बन संख्या के एल्केन लेते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, जिधर से ऑक्सीजन जो है मेथॉक्सी जोड़ते, छोटी कार्बन संख्या के साथ ऑक्सी जोड़ देते हैं। मेथॉक्सी क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन हो जाएगा, या मेथिल प्रोपिल ईथर, सामान्य नाम क्या होगा इसका? मेथिल प्रोपिल ईथर, ठीक है ना। तो आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पर मेथिल प्रोपिल ईथर एकदम आया, या मेथॉक्सी प्रोपेन होता है। अब मैंने क्या कहा है? मध्यावयवता पहले मध्य में इधर उधर होता है, एक कार्बन के बाद साथ दूसरे कार्बन के बाद इसे हम जोड़ दें। देखो जरा ध्यान देना, अगर यहाँ पर O कर दें, यहाँ पर A है, यहाँ पर A कर दें, आप इसे बैलेंस कर लो, CH3 CH2 CH2 CH2। एथॉक्सी एथेन IUPAC नाम होता है, क्या नाम है? एथॉक्सी। एथॉक्सी क्या है? एथेन, ठीक है ना। या इसे देखेंगे, इसका दूसरा नाम डाई एथिल ईथर होता है, डाई एथिल ईथर आया। सामान्य नाम डाई एथिल ईथर, वैसे एथॉक्सी एथेन। आया। आप इस तरीके से ध्यान देंगे, बात क्लियर। अगला यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, नेक्स्ट रूप में देखो,
देखिए क्या बोला इसका, एथॉक्सी एथेन, ऐसा लिख देता हिंदी थोड़ा सा, एथॉक्सी एथेन, ये आईपीसी नाम है। वैसा नाम क्या है, डाई एथिल ईथर, ये सामान्य नाम होता है। ठीक, बात कन्फर्म हुआ। एक कौन सा मध्य में इधर उधर हो रहा है, देखो ऑक्सीजन है पहले कार्बन से था, यहाँ दूसरे कार्बन को हो गया। अब इसको मैं अगर यहाँ कर दूँ फिर वही नाम हो जाएगा। अगला था श्रृंखला समावता, श्रृंखला समावता भी होता। देखो जरा, यहाँ पर ऑक्सीजन पे एक ले लो, यहाँ ऐसे कर दे, यहाँ पर सी जोड़ दे, इधर भी सी जोड़ दें, थोड़ा सा कार्बन को तोड़ लें, ऐसा कर दे। अब देखोगे यहाँ पर बैलेंसी से पूरा कर लें, CH3 और CH3। देखो अब इसका क्या नाम है, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। सामान्य नाम क्या हो गया इसका, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर। अब आईयूपीएसी नाम, हम उस तरफ से चलते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो, लंबी चेन देखो 1 2 3 ऐसे कर सकते हो, या 1 2 3 ऐसे कर सकते हो। 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, इसका क्या नाम है, आईपीसी नाम क्या लिखोगे, 2 मेथॉक्सी, देखो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, तो आप देखोगे ये क्या हो गया, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। हिंदी स्पेलिंग, चलो हिंदी में लिख देता हूँ, देखो 2 मेथॉक्सी क्या है, प्रोपेन। इस तरीके से आप देखोगे इसका आईयूपीएसी नाम हो जाता है। बात क्लियर। तो अगर पूछा जाए C4 या 10O के कुल कितने समावयी होंगे, 1 2 और 3 समावयी होंगे। बात कन्फर्म, 3 ईथर समावयी होंगे। और एल्कोहल समावयी अगर आपसे पूछा जाता है तो उसके लिए फार्मूला मालूम है, 2 दी पावर N-2 के आधार पर एल्कोहल समावयी निकाल लेंगे। 2 पे पावर 4 - 2 बराबर 2 पे पावर 2 बराबर 4। तो 4 एल्कोहल हो गए और 3 ईथर हो गए। अगर टोटल समावयी पूछ लेता है तो कुल समावयियों की संख्या इसकी कितनी होगी, 7 हो जाएगी। समझ में आया। आप इस तरीके से अगर इसे समावता के बारे में पूछा जाता तब भी याद रखिएगा, जो ईथर होते हैं ये 2 प्रकार के, श्रृंखला और मध्यावता। मध्य में इधर उधर कर लिएगा और श्रृंखला को तोड़ लिएगा, और श्रृंखला को तोड़ करके उसके आइसोमर बना लिएगा, और टोटल समावयियों की संख्या, ईथर समावयियों की संख्या की काउंटिंग कर लीजिएगा। क्लियर हुआ, आया। नोट्स बनाते से रहेंगे बेटर रहेगा। अब देखोगे देखेंगे अगला, इसी पर आगे बढ़िएगा। ईथर के नामकरण की पद्धतियां 2 हुई, पहले एक सामान्य पद, दूसरा आईयूपीएसी पद्धति। सामान्य पद में एल्किल एल्कीन ईथर लिखते हैं, आईयूपीएसी पद्धति में एल्कॉक्सी एल्केन लिखते हैं। पैरेंट एल्केन को मानते हैं लंबी की श्रृंखला को, और ऑक्सी को हमको क्या करते हैं, लोकेंट मान देते हैं। उस तरफ से काउंटिंग करते हैं जिधर लंबी चेन हो और जहाँ से आरओ समूह क्या हो, नज़दीक हो, ये दिमाग में रखते हैं। ठीक, जैसे आईयूपीएसी में का पद्धति और आपको बता दिया जाए। जैसे देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पे अगर आता आईयूपीएसी नाम लिखिए इसका, जैसे CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ O, यहाँ पर मैं CH3 लिखा देता और कहा देता आईयूपीएसी नाम लिखिए। हम काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह नजदीक हो, उस तरफ चलते हैं जहाँ लंबी चेन हो। देखो यहाँ पर
तो देखो 1, 2 और 3 लंबी चेन यहाँ, क्रियात्मक समूह यहाँ दूसरे पर है, यानी 1, 2 और 3 हो गया। यहाँ पर आप दूसरे पर एल्काक्सी छोड़े हो, एल्किल समूह छोड़े हो। नाम क्या होगा भाई? 2 मेथाक्सी, 2 मेथिल, 2 मेथाक्सी, 2 मेथिल, 1, 2, 3 प्रोपेन होता है। यानी कि पहले पैरन देखते हैं, बाकी लिख लेते हैं। इसी रूप में एक और देखिए, या सामान्य नाम क्या होगा? टी ब्यूटिल मेथिल ईथर। देखो ये टर्शियरी कार्बन है कि नहीं है? देखो टर्शियरी ब्यूटिल है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये सामान्य नाम है टी ब्यूटिल मेथिल और क्या है? ईथर। ये क्या है? आपका सामान्य नाम होता है। आईपीसी में 2 मेथाक्सी, 2 मेथिल प्रोपेन। इसी रूप में अगर ऐसा दिया जाए, देखो ऐसा लिख करके नाम आपको दिया गया OCH3। अब पैरेंट बेंजीन को मानोगे, एलोकेंट मानोगे, आपका क्या नाम होगा? मेथाक्सी बेंजीन। क्या है? मेथाक्सी क्या लिखोगे? बेंजीन। और वैसा भी इसका सामान्य नाम क्या होता है? एनिसाल होता है। सामान्य नाम भी जोड़ी रखिएगा। मेथाक्सी बेंजीन का सामान्य नाम क्या है? एनिसाल होता है। बात समझ आया? इस तरीके से आपको ईथर के बारे में अगर पूछा जाता है, समझौता पूछा है, आईपीसी नाम पूछा जाता है, बता लोगे। ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको कराएंगे, किताब में दिया गया आईपीसी नाम लिखने के लिए। ठीक है ना? उसे बताएंगे कि स्टेप वाइज, पहले इसको ख़त्म कर लें, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है? बात करें पर, तो इस तरीके से इनके क्वेश्चनों पर ध्यान दिएगा और क्वेश्चन को क्या करिएगा? करते रहिएगा। आगे बढ़े। अब देखोगे, पहले रेखीय ईथर पढ़ाने के बाद तब चक्रीय ईथर पे हम लोग चलेंगे। देखें, इसके बाद आपका क्या होता है? अगले टॉपिक पर चलते हैं, ईथर बनाने की विधि। ठीक है ना? क्या है? ईथर बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, बनाने की क्या है? विधि। अब इसमें आपको 3 विधियां आप लोगों से जनरली शेयर किया जाएगा। पहला विधि है अल्कोहल से, अल्कोहल से ईथर बनाएंगे। दूसरी विधि आपकी है विलियमसन संश्लेषण अवक्रिया द्वारा, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा। ठीक है ना? आया? तो ये आप 2 विधियां यहाँ पर जनरली पढ़ोगे, है ना? एक तो अल्कोहल से है, डाइजोमेथेन के द्वारा भी ईथर प्राप्त करते हैं। मेथिल ईथर अगर प्राप्त करना है तो डाइजोमेथेन के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं? ईथर प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? अब इसमें एक और होता है एल्किल हैलाइड से भी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, वो भी आ जाता है। तो 2 विधि है, एक अल्कोहल से, दूसरा क्या? एल्किल हैलाइड से हम ईथर बनाते हैं। ठीक है ना? अब इस पर एक पर हम डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 हम चलते हैं अल्कोहल से। ठीक है ना? अल्कोहल से ईथर कैसे बनाओगे ये भी सुनना। अल्कोहल से ईथर हम कैसे बनाएंगे, सुन लो। देखो, प्राथमिक अल्कोहल
या द्वितीयक एल्कोहल से ईथर बना सकते हैं, तृतीयक एल्कोहल से हम लोग ईथर का निर्माण नहीं कर सकते, दिमाग में रखिएगा। देखो यहाँ पर एल्कोहल की अधिकता में यदि हम निर्जलीकरण करते हैं तो ईथर बनता है। इसके पहले टॉपिक में आप पढ़ चुके हो। इस विधि टर्शियरी एल्कोहल से ईथर हम लोग नहीं बनाते हैं, प्राथमिक एल्कोहल से ईथर का निर्माण करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अगर यहीं पर CH3CH2OH का हम निर्जलीकरण करें अधिकता में, अगर यहीं Al2O3 के साथ 250 डिग्री ताप पर गर्म करें, ठीक है ना, और यहीं पर H2 कंसनट्रेट H2SO4 के साथ 140 डिग्री ताप तक गर्म करें, ठीक है ना, 140 डिग्री ताप तक गर्म करें। यहाँ भी आपका बनेगा डाई एथिल ईथर भी बनता है, यहाँ भी आपका क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर ही बनता है, ठीक है ना, दोनों कंडीशन में। एक इसमें है एल्कोहल की अधिकता में, यहाँ भी आपका निर्जलीकरण होता है और यहाँ भी आपका क्या होता है, निर्जलीकरण होता है। एक कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसके मैकेनिज्म के बारे में आपको पहले डिस्कस किया, फिर भी यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। एल्कोहल से ईथर का निर्माण कैसे करेंगे, इसकी अभिक्रिया विधि देखेंगे। क्या है, मैकेनिज्म पे आइएगा, जरा ध्यान देना। क्या लिख दिया हूँ, देखिए मैकेनिज्म पर ध्यान दीजिएगा। मैकेनिज्म में पहले याद है यही आम्ल प्रेरित करते हैं, H2SO4 के को तोड़ते हैं दो भागों में, H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखोगे जैसे CH3 CH2OH पर आपका जो आक्रमणकारी होगा H प्रोटॉन आक्रमण करेगा। इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, आकर के उसे क्या करेगा, अटैच होगा उससे CH3OH, और आपका क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन बन गया, है ना। ऑक्सोनियम आयन ये आपका अनस्टेबल होगा, फौरन प्रोटॉन यहाँ से क्या करेगा, खींच लेगा। आपका मॉलिक्यूल जो निकलेगा H2O निकलेगा, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3CH2 पॉजिटिव बनेगा। बात कर पर अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अल्कोहल की अधिकता किए ही किए हो। यहाँ पर क्या करेगा, C2H5OH है, इसके पास देखोगे आप यहाँ पर लोन पेयर है, ये फौरन कहाँ अटैच होगा, अल्कोहल से। आप देखोगे क्या बनेगा, CH3CH2O, यहाँ पर H पॉजिटिव, C2H5, फिर ऑक्सोनियम आयन बन गया। इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, H से खींचेगा, अपने चार्ज को मिनिमाइज करेगा, H आयन निकलेगा। आप देखो क्या बन गया, C2H5O C2H5। अगर एल्कोहल के अधिकता में अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण करते हैं तो उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड डाई एथिल ईथर बनता है। ये मैकेनिज्म पिछले टॉपिक पर एल्कोहल जब मैं पढ़ा रहा था, एल्कोहल का निर्जलीकरण, वहाँ पर आपको बाकायदे बताया गया था। एल्कोहल की अधिकता में अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण करने पर ईथर बनता है। ये प्राइमरी अल्कोहल ही देता है, टर्शियरी अल्कोहल अभिक्रिया नहीं देता, ये दिमाग में रखिएगा। टर्शियरी अल्कोहल इस द्वारा ईथर हम प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। बात में आया। इस तरीके से आप ध्यान देंगे अल्कोहल से ईथर का हम निर्माण कैसे करेंगे। अल्कोहल की अधिकता में प्राथमिक अल्कोहल
द्वितीयक बहुत कम देता है, तृतीयक देता ही नहीं है। प्राथमिक अल्कोहल की अधिकता में यदि निर्जलीकरण करते हैं तो उस अवस्था में क्या बनता है, ईथर बनता है। बात कन्फर्म क्लियर हुआ। अगला देखो, अगर मान लो एल्यूमिना का प्रयोग करते हो, तब देखो जरा ध्यान देंगे, अगर एल्यूमिना का प्रयोग करते हो, देखो जैसे आपको मालूम है C2H5OH, यहाँ से एल्यूमिना Al2O3 250 डिग्री सिग्मा ताप, ये भी लुईस एसिड होता है, ये लुईस बेस होता है, ऐड होगा ही, आपका बनाएगा C2H5O, यहाँ पर H, यहाँ पर Al2O3 और ये हो गया आपका पॉजिटिव। देखो आया, ध्यान देना, और ये ऑलरेडी क्या होगा, निगेटिव की तरफ जाएगा। तो पहला सवाल देखो, ये ऑक्सीजन अपने चार्ज को मिनिमाइज करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, आपका जो बनेगा C2H5 पॉजिटिव प्लस Al2O3 OH निगेटिव। अब ये क्या करेगा, फिर वही काम होगा जो पहले आपने देखा, C2H5 पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल C2H5OH से ऐड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे सामने ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आएगा क्या C2H5O, यहाँ पर H पॉजिटिव C2H5। देखो बात कन्फर्म हुआ। अब यहाँ पर क्या ये प्रोटॉन अपने चार्ज को मिनिमाइज करेगा, प्रोटॉन हाइड्रोजन से खींचेगा, यानी H पॉजिटिव बनेगा, और आपका क्या बन गया C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर। और अंत में क्या होगा देखो जरा, Al2O3 OH, इस पर क्या चार्ज था, निगेटिव, प्लस H पॉजिटिव बनाएगा क्या Al2O3 प्लस क्या H2। इस तरीके से अगर एल्यूमिना के मैकेनिज्म के बारे में पूछा जाता है, ये भी आप लोग क्या करेंगे, बता देंगे। कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। अगला देखिएगा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कौन सा है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। देखो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, किसी भी प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ईथर बनता है। टर्शियरी एल्किल हैलाइड यह अभिक्रिया नहीं देता, और विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया जो होता है वह यस विलियमसन संश्लेषण जो अभिक्रिया होता है वह आपका SN2 अभिक्रिया होता है, दिमाग में रखिएगा। और ये भी मालूम है टर्शियरी एल्किल हैलाइड ये अभिक्रिया नहीं देता, कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड सदैव SN1 देता है, उसमें माध्यमिक यौगिक कार्बोनियम आयन बनता है, जबकि प्राइमरी एल्किल हैलाइड SN2 देता है, सेकेंडरी SN2 दोनों देता है। वो डिपेंड करता है कि उसके कैरेक्टर पर, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखो, सुनो भाई, अब अगले पे चलते हैं। जैसे माना किसी भी प्राथमिक एल्किल हैलाइड, जैसे RX है, प्राथमिक या द्वितीयक हो सकता है, वो सोडियम एल्काऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं उस अवस्था में ईथर बनता है।
आर ओ आर डैश प्लस क्या होगा NaX बनता है। यहाँ आर क्या होता है भाई, आर इक्वल टू चाहे प्राइमरी एल्किल हैलाइड ले लें या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ले सकते, टर्शियरी एल्किल हैलाइड यह अवक्रिया नहीं देता। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब देखोगे इसमें एग्जाम्पल तौर पे आते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर C3Cl की क्रिया, मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से करा दे। देखो बन गया मेथिल एथिल ईथर। इस अभिक्रिया द्वारा सममित और असममित दोनों प्रकार के ईथर प्राप्त करते हैं, जबकि अल्कोहल के द्वारा केवल सममित ईथर ही प्राप्त करते हैं। दिमाग में याद रखिएगा। अगला इसी पर देखोगे, अगर यहीं पर ऐसा देखो CH3 यहाँ पर CH3 यहाँ पर HCl NaOCH3, देखो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, ये भी अभिक्रिया देगा, ईथर बनाएगा ही बनाएगा। आप देखोगे क्या बनेगा, CH3 CH3 प्लस NaCl, क्या नाम होगा, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर या 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। देखो 1 2 3 प्रोपेन दूसरे पे जुड़ा हुआ 2-मेथॉक्सी प्रोपेन या में आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, ये सामान्य नाम होता है। लेकिन अगर यहीं पर टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेता हूँ, जैसे देखो CH3 यहाँ पर Cl और इसे सोडियम मेथॉक्साइड यानी OCH3 से क्रिया कराता हूँ, यह ईथर फॉर्मेशन नहीं करेगा, तब क्या करेगा, यह एल्कीन बनाने लगता है। ध्यान देना, यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। यहाँ पर जो आपका बनेगा ये डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो जाता है। यहाँ पर आपका ईथर का निर्माण नहीं होता। बट अगर टर्शियरी एल्कोक्साइड हो कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा ध्यान देना, अगर ऐसा होता CH3 प्लस ClCH3, अब ये अभिक्रिया हो जाता। क्यों, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ये चीज आप देखो ये बन जाएगा CH3OCH3 आया। इसी तरीके से फेनिल क्लोराइड भी नहीं देता। क्यों फेनिल क्लोराइड नहीं देता, रीजन क्या होता है, पहला सवाल उसमें। फेनिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम मेथॉक्साइड से अब क्रिया करा के ईथर ने इनिशियल प्राप्त नहीं कर सकते हो, बल्कि सोडियम फेनॉक्साइड से प्राप्त कर सकते हो। क्यों, उस पर डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी रेजोनेंस के कार्य स्टेबल होता है, और जो स्टेबल एलिमेंट होता है वो ईथर का फॉर्मेशन नहीं करता। यहाँ पर कार्बोनियम आयन बनता है टर्शियरी, स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोनियम आयन, देन प्राइमरी सेकेंडरी के, इसी कारण से ईथर नहीं बनाता है, एल्कीन बनाता है। इसी रूप में अगर ऐसा दिया जाता, देखो जरा ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पर ये लेता कि यहाँ पर Cl लिख दूँ और यहाँ पर NaOCH3 लिख दूँ, ये अभिक्रिया क्या होगा, नहीं बनाएगा। लेकिन इसी को थोड़ा सा उलट दें, ऐसे कर दें, देखो जरा, यहाँ पर ONa सोडियम फिनॉक्साइड ले और यहीं पर ClCH3 ले लो। यहाँ आपका देखो इनिशियल बन जाएगा, मेथिल फेनिल ईथर बन जाएगा।
यहाँ पर आपका मेथिल फेनिल ईथर बन गया, वहाँ पर मेथिल फेनिल ईथर ये नहीं बना। क्यों? कारण इसमें क्या है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी होने के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है Cl और अस्थायी हो जाता है, जिस कारण से फेनिल क्लोराइड विलियमसन संश्लेषण द्वारा क्या करता है, ईथर का निर्माण नहीं करता। ऐसे एल्किल हैलाइड जो स्टेबल होते हों वो आसानी के साथ ईथर का निर्माण नहीं करते, दिमाग में रखिएगा। जो स्टेबल, चाहे ड्यू कुछ भी हो, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, तो वो क्या करते हैं, ईथर का आसानी के साथ निर्माण नहीं करते, विलियमसन संश्लेषण क्रिया की। कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? इस तरीके से ये आपका विलियमसन संश्लेषण क्रिया होता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्रिया है। इस पे तमाम क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को आगे हम धीमे धीमे कराएंगे। बात कन्फर्म हुआ? आया? अब इसी पर थोड़ा सा और एक चीज देखिएगा, देखो एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्काक्साइड के साथ क्या नाम है, सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी क्रिया करा के हम बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अगर C2H5Br को हम सोडियम सिल्वर ऑक्साइड के साथ या नम सिल्वर के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, उस अवस्था में आपका जो बनेगा C2H5O C2H5 प्लस क्या बनता है, AgBr। देखो अर्थात एल्किल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ वो भी क्रिया करा करके सममित ईथर का निर्माण कर लेते हैं। तो आपको जनरली ईथर बनाने की जो विधि थी वो बता दी गई, ईथर कैसे बनाते हैं। अब ईथर के भौतिक गुण और ईथर के रासायनिक गुण के बारे में ध्यान देंगे, ठीक है ना। इसके अगला जो वीडियो होगा उस पर बताया जाएगा, तब तक आप इसे देखते रहेंगे। क्वेश्चन आपके चैप्टर का कराया जाएगा। अतुल एकेडमी क्लासेस को आगे बढ़ाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें। मस्त रहें और खुश रहें और पढ़ते रहें।